वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम हिंदी का गद्य साहित्य डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की इस पुस्तक से हिंदी उपन्यास से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। पिछली वीडियो में हमने प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास से संबंधित जितने भी उपशीर्षक हैं उनको कंप्लीट कर लिया था। हमने प्रेरणा, स्रोत, वर्गीकरण, सामाजिक उपन्यासकार और उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास और उपन्यासकार, घटनात्मक उपन्यास के 3 सेक्शन यानी तिलिस्मी अयारी, जासूसी और अद्भुत घटना प्रधान, इन सेक्शन को भी देख लिया था। और अनुदित उपन्यास के साथ साथ हमने इस सेक्शन का निष्कर्ष भी देख लिया था प्रश्नों के माध्यम से। आज के इस वीडियो में हम प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास वाले सेक्शन को कवर करने वाले हैं। अगर हम प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास की बात करें तो इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है प्रेमचंद को, विशंभरनाथ शर्मा कौशिक को, श्रीनाथ सिंह को, शिवपूजन सहाय को, भगवती प्रसाद वाजपेयी को, चंडी प्रसाद हृदयेश को और राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह को। ठीक है, उसके बाद जो हमारा अगला वीडियो होगा वो प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास से संबंधित होगा। उसके सब सेक्शन को हम तभी करेंगे जब हम उस सेक्शन में जाएंगे। ठीक है, फिलहाल आज हमारा टॉपिक है प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास, तो हमारे लिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और इसके जितने भी प्रश्न हैं, प्रश्नों को देखने के साथ साथ हम इससे संबंधित जो तथ्य हैं उसे भी देखेंगे। और जो कुछ भी उपन्यास होगा यानी इससे संबंधित जितने भी उपन्यास आएंगे उसमें क्या कुछ विषय वस्तु है या कथा वस्तु क्या है, हम उसको भी साथ साथ देखते चलेंगे। ठीक है, तो वो भी आपके लिए ज़रूरी है कि एटलीस्ट आपको ये पता हो कि उसमें वर्णित विषय क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने मेन टॉपिक को। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास। अंतर्गत हमें कौन कौन से रचनाकार पढ़ना है? प्रेमचंद, विशंभरनाथ शर्मा कौशिक, श्रीनाथ सिंह, शिवपूजन सहाय, भगवती प्रसाद वाजपेयी, चंडी प्रसाद हृदयेश, राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह और सियाराम शरण गुप्त। ठीक है, ये भी रह गए थे, तो इनको भी हम इसी सेक्शन में कंप्लीट करने वाले हैं प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास में। सबसे पहले हम पृष्ठभूमि से संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, प्रेमचंद युग की मर्यादा क्या मानी जाती है? ऑप्शन है 1900 से 1920, ऑप्शन बी 1918 से 1936, ऑप्शन सी 1936 से 1950, ऑप्शन डी 1914 से 1947। तो प्रेमचंद युग की मर्यादा क्या मानी जाती है? इसका सही उत्तर होगा 1918 से 36। इसका सही उत्तर होगा बी 18 से 36। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में प्रेमचंद युग किस नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन है द्विवेदी युग, ऑप्शन बी छायावाद युग, ऑप्शन सी प्रगतिवाद युग, ऑप्शन डी भारतेंदु युग। हिंदी साहित्य में प्रेमचंद युग किस नाम से प्रसिद्ध है? सही उत्तर होगा छायावाद युग। ठीक है, बी इसका सही उत्तर है। अब हमारे पास जो प्रश्न आएंगे वो रचनाकार से संबंधित होंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास की, यदि हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास जो उपन्यासकार हैं वो हैं प्रेमचंद। तो प्रेमचंद से संबंधित प्रश्नों को हम देखना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, प्रेमचंद किसके प्रबल समर्थक थे? ऑप्शन ए आर्य समाज, ऑप्शन बी गांधीवादी आदर्श, सत्य और अहिंसा, ऑप्शन सी सनातन धर्म, ऑप्शन डी तिलक की तेजस्विता। तो प्रेमचंद किसके प्रबल समर्थक थे? सही उत्तर क्या होगा? गांधीवादी आदर्श, सत्य और अहिंसा। बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के जीवन दर्शन का प्रेरक तत्व क्या था? ऑप्शन ए पाश्चात्य भौतिकवाद, ऑप्शन बी आदर्श संयम त्याग सेवा परोपकार, ऑप्शन सी समाजवादी विचारधारा, ऑप्शन डी व्यक्तिवाद। प्रेमचंद के जीवन दर्शन का प्रेरक तत्व क्या था? सही उत्तर होगा बी आदर्श संयम त्याग सेवा और परोपकार। ये इनके जीवन दर्शन के प्रेरक तत्व थे, आदर्श संयम त्याग उदारता सेवा और परोपकार। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद किन विचारधाराओं का समन्वय था प्रेमचंद में? ठीक है, प्रश्न है प्रेमचंद में किन विचारधाराओं का समन्वय था? ऑप्शन है ए आर्य समाज गांधी तिलक, ऑप्शन बी नेहरू पटेल सुभाष, ऑप्शन सी मार्क्स लेनिन माओ, ऑप्शन डी बंकिम रविंद्र और विवेकानंद। अगर हम प्रेमचंद के साहित्य में देखें तो किन किन विचारधाराओं का समन्वय था? सही उत्तर होगा ए आर्य समाज की तार्किकता थी, यानी आर्य समाज गांधी और तिलक, है ना। प्रश्न जो ऑप्शन था ए में वो है आर्य समाज गांधी और तिलक। अगर हम आर्य समाज की बात करें तो आर्य समाज की जो तार्किकता थी वो हमको प्रेमचंद की रचनाओं में दिखाई देती है।
गांधी की विनयशीलता भी है और तिलक की तेजस्विता भी है। तो आर्य समाज, गांधी और तिलक, इन तीनों की विचारधारा का समन्वय हमें प्रेमचंद के साहित्य में दिखाई देता है। ठीक है, आर्य समाज, गांधी और तिलक। अगर हम ढूंढने को चाहें तो हमें बंकिम के दर्शन को भी हम ढूंढना चाहें तो प्रेमचंद के कथा साहित्य में या उनके पूरे संपूर्ण साहित्य में हम देख सकते हैं, या रविन्द्रनाथ की विचारधाराओं को भी हम उसमें ढूंढ सकते हैं, या विवेकानंद के आदर्शों को भी हम उसमें ढूंढ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम प्रमुख रूप से कहें, उसका जिसका प्रभाव है वो है आर्य समाज, गांधी और तिलक। आर्य समाज की तार्किकता है उनमें, गांधी की विनयशीलता है और तिलक की तेजस्विता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, गांधी जी कब देश के कर्णधार बने? ऑप्शन ए 1915, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1920, ऑप्शन डी 1930। गांधी जी कब देश के कर्णधार बने हैं? सही उत्तर होगा 1919, बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद किस विचारधारा से प्रभावित थे? ऑप्शन ए मार्क्सवाद, ऑप्शन बी मानवतावाद, ऑप्शन सी व्यक्तिवाद, ऑप्शन डी अस्तित्ववाद। तो प्रेमचंद किस विचारधारा से प्रभावित थे? सही उत्तर होगा मानवतावाद। गांधीवादी जो विचारधारा है वो मानवतावाद पर ही आधारित है। तो अगर इस रूप में अगर आप ये देखते हैं कि प्रेमचंद गांधीवाद से प्रभावित है तो वो कहीं ना कहीं मानवतावादी विचारधारा से भी प्रभावित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन ए गोदान, ऑप्शन बी निर्मला, ऑप्शन सी सेवा सदन, ऑप्शन डी प्रेमाश्रम। प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास है सेवा सदन, सी इसका सही उत्तर होगा। प्रथम उपन्यास प्रेमचंद का है सेवा सदन। 1918 इसका प्रकाशन वर्ष है। सेवा सदन का प्रकाशन वर्ष पूछा जाए तो उत्तर होगा 1918। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण उपन्यास कौन सा है? पूर्ण उपन्यास पूछा जा रहा है। ए गोदान, बी कर्मभूमि, सी गबन, डी रंगभूमि। तो प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण उपन्यास कौन सा है? सही उत्तर होगा गोदान। प्रकाशन वर्ष क्या है? 1936। और अधूरा उपन्यास उनका है मंगलसूत्र। ठीक है, तो अभी पूर्ण उपन्यास के विषय में पूछा जा रहा है इसलिए हम गोदान का नाम लेंगे। प्रकाशन वर्ष गोदान का क्या है? 1936। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के निर्मला उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? ऑप्शन ए 1925, ऑप्शन बी 1927, ऑप्शन सी 1931, ऑप्शन डी 1932। प्रेमचंद के निर्मला उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? सही उत्तर होगा 1927। प्रेमचंद के निर्मला उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 1927। ठीक है, 27 में 2 साथ में निर्मला का प्रकाशन वर्ष है। ठीक है, 1927 निर्मला। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के अनुसार साहित्य का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए मनोरंजन, ऑप्शन बी सुरुचि जागृत करना, ऑप्शन बी में ही एक और ऑप्शन है आध्यात्मिक तृप्ति देना, ऑप्शन सी धन कमाना, ऑप्शन डी राजनीतिक प्रचार करना। प्रेमचंद के अनुसार साहित्य का मुख्य कार्य क्या है? सही उत्तर होगा बी सुरुचि जागृत करना और आध्यात्मिक तृप्ति देना। प्रेमचंद के अनुसार साहित्य का मुख्य कार्य क्या है? सुरुचि जागृत करना और आध्यात्मिक तृप्ति देना। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के उपन्यासों में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिलता है? ऑप्शन ए व्यक्ति चेतना, ऑप्शन बी समाज मंगल, ऑप्शन सी यथार्थ अनुभूति, ऑप्शन डी केवल कल्पना। प्रेमचंद के उपन्यासों में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिलता? सही उत्तर होगा डी केवल कल्पना नहीं है उनमें। वहाँ आपको व्यक्ति चेतना भी दिखाई देगी, समाज मंगल भी दिखाई देगा, यथार्थ अनुभूति भी दिखाई देगा। केवल कल्पना की यदि बात हो तो प्रेमचंद ऐसे रचनाकार नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का रंगभूमि उपन्यास कब प्रकाशित हुआ? ऑप्शन ए 1922, ऑप्शन बी 1925, ऑप्शन सी 1927, ऑप्शन डी 1931। प्रेमचंद का रंगभूमि उपन्यास कब प्रकाशित हुआ है? सही उत्तर होगा 1925। रंगभूमि का प्रकाशन वर्ष 1925, निर्मला का प्रकाशन वर्ष 1927। याद रखते जाएंगे क्योंकि प्रेमचंद के सभी उपन्यास महत्वपूर्ण हैं, साथ ही इनका प्रकाशन वर्ष भी। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के कर्मभूमि उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? ऑप्शन ए 1929, ऑप्शन बी 1931, ऑप्शन सी 1932, ऑप्शन डी 1936। तो प्रेमचंद के कर्मभूमि उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? सी 1932। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के गबन उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ है? ऑप्शन है ए 1927, बी 1931, सी 1932, डी 1936। प्रेमचंद के गबन उपन्यास का प्रकाशन वर्ष हुआ है बी 1931। ठीक है, कर्मभूमि 32, गबन 31।
प्रेमचंद के अनुसार गोदान क्या है? ऑप्शन है ए आदर्शवाद है, बी परिपक्व जीवन दृष्टि का परिणाम है, ऑप्शन सी प्रेम कथा है, ऑप्शन डी धार्मिक ग्रंथ है। तो प्रेमचंद के अनुसार गोदान क्या है? परिपक्व जीवन दृष्टि का परिणाम है। बी इसका सही उत्तर होगा। प्रेमचंद के अनुसार गोदान है परिपक्व, गोदान उपन्यास जो है वह परिपक्व जीवन दृष्टि का परिणाम है। यहाँ एक तथ्य देख लेते हैं। रामचंद्र तिवारी जी के शब्दों में प्रेमचंद का गोदान एक ऐसी मनुभूमि पर प्रतिष्ठित है जहाँ जैनेन्द्र की आत्मकेंद्रित अंतर्मुखी पीड़ा, इलाचंद जोशी की काम कुंठाजनित जटिल व्यक्ति चेतना, यशपाल का समाजवादी यथार्थवाद, भगवती चरण वर्मा और उपेंद्रनाथ अश्क का रूमानी समाजोन्मुख व्यक्तिवाद तथा अमृतलाल नागर का सर्वमांगलिक मानववाद सभी के प्रेरणा सूत्र लक्षित किए जा सकते हैं। या अगर हम सिर्फ और सिर्फ प्रेमचंद के गोदान उपन्यास को ही देखें तो उनमें हमें कई रचनाकार की जो प्रवृत्ति है वो देखने को मिलती है। जैसे अगर हम गोदान की बात कर रहे हैं तो गोदान आदर्शवाद और आदर्शोन्मुख यथार्थवाद उसमें दिखाई देता है। लेकिन जब हम उसमें बात करते हैं जैनेन्द्र की, तो जैनेन्द्र की आत्मकेंद्रित जो अंतर्मुखी पीड़ा है वो दिखाई देती है। इलाचंद जोशी की काम कुंठा जनित जटिल व्यक्ति चेतना है वह भी दिखाई देता है। यशपाल का अगर हम समाजवादी यथार्थवाद देखें वह भी दिखाई देता है। भगवती चरण वर्मा और अश्क का रोमानी समाजोन्मुख व्यक्तिवाद देखना चाहें तो वो भी हमें उसमें दिखाई देता है। वहीं अगर हम अमृतलाल नागर की बात करें तो जो सर्व मांगलिक मानववाद की जो भावना है वह भी हमको गोदान में दिखाई देता है। तो इस तरीके से रामचंद्र तिवारी का यह कथन जो है वो हमारे लिए क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रेमचंद से संबंधित अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का यथार्थवाद किस रूप में परिवर्तित हो गया है? ऑप्शन ए आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से यथार्थोन्मुख आदर्शवाद, ऑप्शन बी शुद्ध आदर्शवाद, ऑप्शन सी शुद्ध यथार्थवाद, ऑप्शन डी कल्पनावाद। प्रेमचंद का यथार्थवाद किस रूप में परिवर्तित हो गया है? तो सही उत्तर क्या होगा? ए आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से यथार्थोन्मुख आदर्शवाद हो गया है। ठीक है, यानी यथार्थ को दिखाते हुए आदर्श की स्थापना वहां दिखाई देती है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के उपन्यासों ने क्या किया है? ऑप्शन ए केवल मनोरंजन, ऑप्शन बी हिंदी भाषी जनता का मानसिक संस्कार किया है, ऑप्शन सी राजनीतिक क्रांति लाई है, ऑप्शन डी धार्मिक जागृति की है। प्रेमचंद के उपन्यासों ने क्या किया है? सही उत्तर होगा हिंदी भाषी जनता का मानसिक संस्कार किया है। तो इस रूप में अगर हम देखें तो प्रेमचंद का योगदान कह सकते हैं लोग प्रशंसनीय है। हम देखें तो कि सभी के लिए अगर हम उनकी समस्त रचनाओं को देखें तो केवल युवा वर्ग या केवल शिक्षित वर्ग या केवल स्त्री वर्ग या केवल पुरुष वर्ग के लिए नहीं है, वो समस्त अगर हम देखें तो सभी कोटि के जितने भी पाठक वर्ग हो सकते हैं उन सभी के लिए कुछ ना कुछ प्रेमचंद के साहित्य में ज़रूर मिलेगा। ठीक है, यानी अगर हम छात्र जीवन से संबंधित अगर हम कुछ सामग्री को ढूंढना चाहें उनके कथा साहित्य में तो वह भी हमको दिखाई देता है, या वैवाहिक जीवन से संबंधित रचनाओं को देखना चाहें तो वह भी मिलेगा, या शिक्षा के क्षेत्र में या रोज़गार के क्षेत्र में अगर हम इस तरीके से अलग अलग संदर्भों में उनकी रचनाओं को देखने का प्रयास करते हैं तो पूरी तरीके से वो कह सकते हैं हम प्रेमचंद का जो रचना साहित्य है वह दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के वरदान उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? ऑप्शन ए 1918, ऑप्शन बी 1921, ऑप्शन सी 1922, ऑप्शन डी 1926। प्रेमचंद के वरदान उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? सही उत्तर होगा 1921। अगला है, प्रेमचंद के प्रतिज्ञा उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ है? ऑप्शन ए 1925, ऑप्शन बी 1927, ऑप्शन सी 1929, ऑप्शन डी 1931। प्रेमचंद के प्रतिज्ञा उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ है? सही उत्तर होगा 1929। प्रतिज्ञा उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 1929। प्रेमचंद की समस्त रचनाओं को एक बार हम देख लेते हैं। प्रेमचंद की सबसे पहला जो उपन्यास है इनका प्रेमचंद का वह है सेवा सदन, इसका प्रकाशन वर्ष है 1918। दूसरा है वरदान, प्रकाशन वर्ष 1921। प्रेमाश्रम 1922, रंगभूमि 1925, कायाकल्प 1926, निर्मला 1927, प्रतिज्ञा 1929, गबन 1931,
कर्मभूमि 1932, गोदान 1936, मंगलसूत्र अधूरा, इसका भी प्रकाशन वर्ष 1936 है। ठीक है, एक बार फिर से हम समस्त रचनाओं को देख लेते हैं। सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र। अगले रचनाकार हैं विशंभरनाथ शर्मा कौशिक। इनका समय है 1891 से 1945। सबसे पहला प्रश्न है इनसे संबंधित, विशंभरनाथ शर्मा कौशिक के प्रसिद्ध उपन्यास कौन से नहीं हैं? ए माँ भी भिखारिणी, ऑप्शन सी संघर्ष, ऑप्शन डी देहाती दुनिया। तो विशंभरनाथ शर्मा कौशिक के प्रसिद्ध उपन्यास कौन से नहीं हैं? डी देहाती दुनिया इनका नहीं है। माँ इनका उपन्यास है, भिखारिणी उपन्यास है और संघर्ष इनका उपन्यास है। विशंभरनाथ शर्मा जिनका समय 1891 से 1945 है, इनके 3 उपन्यास प्रसिद्ध हैं। कौन कौन से वे 3 उपन्यास हैं? माँ, जिसका प्रकाशन वर्ष 1929 है, भिखारिणी प्रकाशन वर्ष 1929, संघर्ष 1945। तो माँ, भिखारिणी और संघर्ष ये 3 उपन्यास ही हमको दिखाई देते हैं किसके? विशंभरनाथ शर्मा कौशिक के। विशंभरनाथ शर्मा कौशिक से संबंधित अगला प्रश्न है, विशंभरनाथ शर्मा कौशिक में प्रेमचंद की तुलना में क्या भाव दिखाई देता है? ऑप्शन ए सुधारवादी दृष्टि, ऑप्शन बी गतिशीलता, ऑप्शन सी हृदय स्पर्शिता, ऑप्शन डी मानव चरित्र चित्रण। विशंभरनाथ शर्मा कौशिक में प्रेमचंद की तुलना में क्या भाव दिखाई देता है? सही उत्तर होगा गतिशीलता। यानी प्रेमचंद के साहित्य में जिस गतिशीलता को आप महसूस करते हैं उसका अभाव हमें विशंभरनाथ शर्मा के साहित्य में दिखाई देता है। ठीक है, तो गतिशीलता का अभाव हमको इनके साहित्य में दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, विशंभरनाथ शर्मा कौशिक के माँ उपन्यास का मुख्य विषय क्या है? ए अंतर्जातीय विवाह, ऑप्शन बी माता की महिमा, ऑप्शन सी ग्रामीण जीवन, ऑप्शन डी राजनीतिक संघर्ष। माँ उपन्यास का मुख्य विषय क्या है? माता की महिमा। माँ उपन्यास से संबंधित तथ्य हैं वो भी देख लेते हैं हम। माँ उपन्यास में माता की महिमा का प्रतिपादन किया गया है। लेखक ने यानी विशंभरनाथ शर्मा कौशिक ने यह दिखाने की कोशिश की है कि माता के स्नेह, त्याग और विवेकपूर्ण देखरेख पर ही बालक का विकास निर्भर है। उपन्यास के अंत में दुष्चरित्र पात्रों के जीवन में सुधार लाकर और सच्चरित्र पात्रों को सुखी दिखाकर लेखक ने अपनी सुधारवादी दृष्टि का परिचय दिया है। ठीक है, तो माँ उपन्यास में क्या कुछ वर्णित है और सुधारवादी दृष्टि हम किस रूप में देखते हैं विशंभरनाथ कौशिक की रचनाओं में, यह माँ उपन्यास से दिखाई देता है, स्पष्ट पता चल जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भिखारिणी उपन्यास में कौन सी समस्या उठाई गई है? ए ग्रामीण दरिद्रता, बी अंतर्जातीय विवाह, सी नारी शिक्षा, डी राजनीतिक जागरण। अगर हम भिखारिणी उपन्यास की बात करें तो इसमें अंतर्जातीय विवाह है। ठीक है, बी अंतर्जातीय विवाह है। भिखारिणी उपन्यास में अंतर्जातीय विवाह को दर्शाया गया है। ठीक है, देखने से यह उपन्यास ऐसा लग रहा है कि ग्रामीण दरिद्रता को दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इसका सही उत्तर क्या है? अंतर्जातीय विवाह। मुख्य समस्या क्या है? अंतर्जातीय विवाह। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। भिखारिणी उपन्यास में अंतर्जातीय विवाह की समस्या को उठाया गया है और मानव मन के सहज आकर्षण तथा जातीय बंधन की कठोरता के मार्मिक द्वंद्व को बड़ी सहजता से चित्रित किया गया है। लेखक जातीय बंधन को तोड़ने का साहस नहीं दिखा सका है। उपन्यास की नायिका जस्सो। अब अगर प्रश्न पूछा जाए कि भिखारिणी उपन्यास की नायिका कौन है, तो उत्तर क्या होगा? जस्सो। तो उपन्यास की जो नायिका जस्सो है, रामनाथ के प्रेम की स्मृति को संजोए आजीवन भिखारिणी बनी रहती हैं। श्री विशंभरनाथ शर्मा प्रेमचंद युग के टिपिकल उपन्यास लेखक कहे जा सकते हैं। उनमें वह गतिशीलता नहीं है जो प्रेमचंद में दिखाई देती है। तो इस रूप में अगर हम देखें तो भिखारिणी उपन्यास क्या है? अंतर्जातीय विवाह को दर्शाता है और की समस्या को दर्शाता है। और जो हमने विशंभरनाथ शर्मा के संबंध में पहले प्रश्न के माध्यम से देखा था कि प्रेमचंद में जो गतिशीलता थी वह हमको इनकी रचनाओं में उसका अभाव दिखाई देता है। तो रामचंद्र तिवारी ने भी इसी बात को यहाँ स्पष्ट किया है। अगले रचनाकार हैं श्री नाथ सिंह। इनका समय है 1901 से 1995। पहला प्रश्न है, श्रीनाथ सिंह का प्रथम उपन्यास कौन सा है? ए उलझन, जिसका प्रकाशन 1922 है, बी क्षमा, सी प्रजामंडल, डी अपहृता। तो श्रीनाथ सिंह का प्रथम उपन्यास है उलझन। उलझन का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1922। संबंधित तथ्य देख लेते हैं।
श्रीनाथ सिंह, जिनका समय 1901 से 1995 है, के कई उपन्यास प्रकाशित हैं। इन सभी उपन्यासों में प्रेमचंद युगीन आदर्शवादी मनोवृत्ति लक्षित होती है। पहला उपन्यास है श्रीनाथ सिंह का उलझन, प्रकाशन वर्ष 1922, क्षमा 1925, एकाकिनी 1927, प्रेम परीक्षा 1927, जागरण 1937, प्रजामंडल 1941, एक और अनेक 1951, अपहृता 1952। तो ये कुछ उपन्यास हैं श्रीनाथ सिंह के। एक और पुनः हम इनके उपन्यास को देख लेते हैं। उलझन, क्षमा, एकाकिनी, प्रेम परीक्षा, जागरण, प्रजामंडल, एक और अनेक, अपहृता, ये सभी प्रेमचंद युग के उपन्यास हैं, इसलिए आपके लिए ये उपन्यासकार भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं और इनके उपन्यास, तो श्रीनाथ सिंह के ये उपन्यास भी आप याद रखेंगे। अगले रचनाकार हैं शिवपूजन सहाय। इनका समय है 1893 से 1963। शिवपूजन सहाय से संबंधित पहला प्रश्न है, शिवपूजन सहाय का एकमात्र प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन ए माँ, ऑप्शन बी देहाती दुनिया, ऑप्शन सी गोद, ऑप्शन डी मीठी चुटकी। तो शिवपूजन सहाय का एकमात्र प्रसिद्ध उपन्यास है देहाती दुनिया। शिवपूजन सहाय, जिनका समय 1893 से 1963 है, का एकमात्र उपन्यास देहाती दुनिया है। देहाती दुनिया का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1926। यह महत्वपूर्ण उपन्यास है, इसलिए आपको इसका प्रकाशन वर्ष भी याद रहना चाहिए। 1926 है, ये याद रखेंगे आप। अगला प्रश्न है, देहाती दुनिया उपन्यास में लेखक ने क्या चित्रित किया है? ऑप्शन ए शहरी जीवन, ऑप्शन बी सरल ग्रामीण जीवन, ऑप्शन सी राजनीतिक संघर्ष, ऑप्शन डी प्रेम कथा। देहाती दुनिया उपन्यास में लेखक ने क्या चित्रित किया है? सही उत्तर होगा सरल ग्रामीण जीवन। अगला प्रश्न है, शिवपूजन सहाय के अनुसार उनके देहाती दुनिया में क्या चित्रित है? ऑप्शन ए नई सभ्यता का प्रभाव, ऑप्शन बी अज्ञानता का अंधकार और दरिद्रता का तांडव, ऑप्शन सी शहरीकरण, ऑप्शन डी औद्योगिक विकास। शिवपूजन सहाय के अनुसार उनके देहाती दुनिया में क्या चित्रित है? सही उत्तर होगा अज्ञानता का अंधकार और दरिद्रता का तांडव। पहला तो ग्रामीण जीवन है ही, यानी लेखक ने उसमें ग्रामीण जीवन चित्रित किया है, साथ ही ग्रामीण जीवन में किस प्रकार से अज्ञानता का अंधकार फैला हुआ है और दरिद्रता वहाँ किस प्रकार से है, यह भी दिखाने का प्रयास किया है देहाती दुनिया में। प्रकाशन वर्ष 1926। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। देहाती दुनिया में सरल ग्रामीण जीवन का सुबोध और प्रभावकारी चित्रण किया गया है। स्वयं लेखक के शब्दों में, यानी शिवपूजन सहाय के शब्दों में, मैं ऐसे ठेठ देहात का रहने वाला हूँ। अगर यहीं से कोटेशन स्टार्ट हो जाए या प्रश्न पूछ दिया जाए कि पंक्ति किसकी है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? शिवपूजन सहाय। अब हम कोटेशन भी देख लेते हैं। स्वयं लेखक के शब्दों में, यानी शिवपूजन सहाय के शब्दों में, मैं ऐसे ठेठ देहात का रहने वाला हूँ जहाँ इस युग की नई सभ्यता का बहुत ही धुंधला प्रकाश पहुँचा है। वहाँ केवल दो ही चीज़ें प्रत्यक्ष देखने में आती हैं, अज्ञानता का घोर अंधकार और दरिद्रता का तांडव नृत्य। वहीं पर मैंने जो कुछ देखा सुना है उसे यथाशक्ति ज्यों का त्यों इसमें अंकित कर दिया है। तो देहाती दुनिया उपन्यास से संबंधित अगर इस प्रश्न को पूछा जाए तो आप इसका उत्तर सही करेंगे, ये हम मान कर चलते हैं, ठीक है, क्योंकि अब आपने इस तथ्य को जान लिया है, तो इससे संबंधित जो कुछ भी, यानी ये अगर प्रश्न पूछा जाए तो आप गलत नहीं करेंगे। अगले रचनाकार हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। समय है 1899 से 1973। जन्म वर्ष है 1899, 1973 है मृत्यु वर्ष। पहला प्रश्न है, भगवती प्रसाद वाजपेयी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन ए पतिता की साधना, ऑप्शन बी प्रेम पथ, जिसका प्रकाशन वर्ष 1926 है, सी लालिमा, डी त्यागमयी। भगवती प्रसाद वाजपेयी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? सही उत्तर होगा प्रेम पथ। प्रेम पथ का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1926। भगवती प्रसाद वाजपेयी से संबंधित तथ्य देख लेते हैं। भगवती प्रसाद वाजपेयी, जिनका समय है 1899 से 1973, इन्होंने प्रेमचंद युग से लिखना आरंभ किया था। प्रारंभ में आपकी प्रवृत्ति आदर्श प्रधान एवं सुधारवादी थी। धीरे धीरे आपकी कृतियों में प्रेम की जटिलता, मनोवैज्ञानिक द्वंद्व और नारी जीवन की भूल भुलैया को प्रधानता मिलने लगी। अगले पृष्ठों में यथास्थान आपके उपन्यासों का विस्तृत परिचय प्रस्तुत किया जाएगा। अगर हम देखें तो फिलहाल कि भगवती प्रसाद वाजपेयी ने प्रारंभ में आदर्शवादी और सुधारवादी दृष्टिकोण को अपनाया और बाद में फिर वो यथार्थपरक होता गया।
अगला प्रश्न है, भगवती प्रसाद वाजपेयी की प्रारंभिक प्रवृत्ति कैसी थी? ऑप्शन ए यथार्थवादी, ऑप्शन बी आदर्श प्रधान एवं सुधारवादी, ऑप्शन सी रूमानी, ऑप्शन डी समाजवादी। भगवती प्रसाद वाजपेयी की प्रारंभिक प्रवृत्ति कैसी थी? सही उत्तर होगा आदर्श प्रधान और सुधारवादी। अभी हमने तथ्य में देखा। अगला प्रश्न है, भगवती प्रसाद वाजपेयी की कितनी कृतियां प्रेमचंद युग में प्रकाशित हुई हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 10। तो कुल 8 कृतियां इनकी प्रेमचंद युग में प्रकाशित हुई है। वो 8 कृतियां हैं। भगवती प्रसाद वाजपेयी की 8 कृतियां हैं। प्रेमपथ, प्रकाशन वर्ष 1926, मीठी चुटकी, प्रकाशन वर्ष 1928, अनाथ पत्नी, प्रकाशन वर्ष 1928, मुस्कान, प्रकाशन वर्ष 1929, त्यागमयी 1932, प्रेम निर्वाह 1934, लालिमा 1934, पतिता की साधना 1936 प्रेमचंद युग में प्रकाशित हो चुकी थी। तो कुल 8 उपन्यास भगवती प्रसाद वाजपेयी के इस युग में प्रकाशित हुए हैं। अगले रचनाकार हैं चंडी प्रसाद हृदयेश। इनका समय है 1898 से 1936। चंडी प्रसाद हृदयेश के उपन्यास कौन कौन से हैं? पहला प्रश्न है। ऑप्शन है मनोरमा मंगल प्रभात, बी है राम रहीम संस्कार, सी है प्रेम पथ मीठी चुटकी, डी है उलझन और क्षमा। तो चंडी प्रसाद हृदयेश के उपन्यास कौन कौन से हैं? सही उत्तर होगा मनोरमा और मंगल प्रभात। चंडी प्रसाद हृदयेश के उपन्यास है मनोरमा और मंगल प्रभात। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। चंडी प्रसाद हृदयेश, जिनका समय है 1898 से 1936, इनके 2 उपन्यास प्रसिद्ध हैं। इनमें भावपूर्ण आदर्शवादी शैली में मनुष्य की समृद्धियों की महिमा अंकित की गई है। यानी इन दोनों उपन्यासों में आदर्शवादी शैली में मनुष्य की समृद्धियों की महिमा अंकित की गई है। इनका पहला उपन्यास है मनोरमा, जिसका प्रकाशन वर्ष 1924 है। दूसरा उपन्यास है मंगल प्रभात, जिसका प्रकाशन वर्ष 1926 है। तो चंडी प्रसाद हृदयेश की कुल 2 उपन्यास हैं, मनोरमा और मंगल प्रभात। मनोरमा का प्रकाशन वर्ष 1924, मंगल प्रभात का प्रकाशन वर्ष 1926। ठीक है, ये दोनों उपन्यास आप याद रखेंगे और रचनाकार को भी। अगले रचनाकार हैं राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह। इनका समय है 1890 से 1971। इनसे संबंधित पहला प्रश्न है, राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह की जीवन दृष्टि किससे प्रभावित थी? ऑप्शन ए मार्क्सवाद, ऑप्शन बी गांधी युग की आदर्शवादी चेतना, ऑप्शन सी छायावाद, ऑप्शन डी प्रगतिवाद। राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह की जीवन दृष्टि किससे प्रभावित थी? सही उत्तर होगा गांधी युग की आदर्शवादी चेतना से। राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह की जीवन दृष्टि गांधी युग की आदर्शवादी चेतना से प्रभावित थी। अगला प्रश्न है, राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह का उपन्यास राम रहीम कब प्रकाशित हुआ? प्रश्न पूछा जाए राम रहीम उपन्यास किसका है, तो राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह का यह उपन्यास है। प्रकाशन वर्ष कब है, यह पूछा जा रहा है। ऑप्शन है 1936, ऑप्शन बी 1939, ऑप्शन सी 1942, ऑप्शन डी 1956। तो राम रहीम का प्रकाशन वर्ष कब है? 1936। 1936 में राम रहीम रचना आई है और ये रचनाकार हैं राजा राधिका रमन सिंह। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह, समय है 1890 से 1971। इनके उपन्यासों में प्रसिद्ध हैं उपन्यास प्रसिद्ध हैं। राजा राधिका रमन के उपन्यासों में जीवन के विभिन्न स्तरों के विविध पात्रों की झांकी रोचक शैली में प्रस्तुत की गई है। उपन्यासकार ने देश की सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया है। आपकी जीवन दृष्टि गांधी युग की आदर्शवादी चेतना से प्रभावित है। आपके उपन्यासों का प्रकाशन प्रेमचंद युग के बाद हुआ है, किंतु आपका रचना आदर्श प्रेमचंद युग का अतिक्रमण नहीं कर सका है। यानी अगर हम देखें तो 36 के बाद इनके सभी उपन्यास प्रकाशित हुए हैं, लेकिन उसमें जो प्रभाव है, यानी जो कुछ इसमें विषय जो वर्णित है, वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं प्रभावित है किससे? प्रेमचंद युग से। इसलिए इस रचनाकार के विषय में हम प्रेमचंद युग के अंतर्गत इसको देख रहे हैं। इनके रचनाओं में जो प्रभाव है वो प्रेमचंद युग की विचारधारा या उसकी कह सकते हैं जो शैली है उससे प्रभावित है। तो राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह
का जो उपन्यास है वो देख लेते हैं। राम रहीम उपन्यास है इनका, प्रकाशन वर्ष इसका 1936 है। पुरुष और नारी 1939 इसका प्रकाशन वर्ष है। संस्कार 1942 प्रकाशन वर्ष है। चुंबन और चाटा 1956 प्रकाशन वर्ष है। ये सभी उपन्यास प्रेमचंद युग के बाद प्रकाशित हुई हैं, लेकिन प्रभाव प्रेमचंद युग का है, इसलिए हम इस संदर्भ में इस रचनाकार को इस युग में पढ़ रहे हैं। ठीक है। अगले रचनाकार हैं सियाराम शरण गुप्त। इनका समय है 1895 से 1963। संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। सियाराम शरण गुप्त का प्रथम उपन्यास कौन सा है? ए. गोद 1932 प्रकाशन वर्ष है। बी. देहाती दुनिया। सी. संघर्ष। डी. प्रजामंडल। तो सियाराम शरण गुप्त का प्रथम उपन्यास कौन सा है? सही उत्तर होगा गोद। गोद सियाराम शरण गुप्त का प्रथम उपन्यास है और इसका प्रकाशन वर्ष 1932 है। इस उपन्यास के संदर्भ में तथ्य हैं। इस उपन्यास में गांधीवादी जीवन दर्शन की आध्यात्मिक चेतना व्यक्त हुई है। अगला प्रश्न है, सियाराम शरण गुप्त के उपन्यासों में प्रेमचंद से भिन्न क्या है? ऑप्शन ए आक्रोश और शोक, ऑप्शन बी गरल को मौन भाव से स्वीकारना, ऑप्शन सी व्यावहारिक पक्ष, ऑप्शन डी सामाजिक संघर्ष। तो सियाराम शरण गुप्त के उपन्यासों में प्रेमचंद से भिन्न क्या है? गरल को मौन भाव से स्वीकारना। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। प्रेमचंद युग की व्यापक मनोभूमि गांधीवाद ही थी। प्रेमचंद युग की व्यापक मनोभूमि क्या है? गांधीवाद ही थी, किंतु प्रेमचंद ने गांधीवाद के व्यवहारिक पक्ष पर अधिक बल दिया था। इसलिए सियाराम शरण गुप्त के उपन्यास प्रेमचंद की टिपिकल कला प्रवृत्ति एवं रचना संगठन के दायरे से बाहर हो जाते हैं। वे व्यक्ति की उस अंतर्मुखी चेतना का स्पर्श करते हैं जो सामाजिक कटुता को अंतर्मन में ही पी जाना चाहती है। प्रेमचंद में आक्रोश और क्षोभ है। सियाराम शरण जी सारे गरल को मौन भाव से स्वीकार कर लेते हैं। आपके उपन्यासों का उल्लेख यथास्थान प्रेमचंदोत्तर युग की औपन्यासिक प्रवृत्तियों के विकास की चर्चा के साथ किया जाएगा। प्रेमचंद युग काव्य चेतना की दृष्टि से स्वतंत्रतावादी या छायावादी युग माना जाता है। इसी युग में ऐसे उपन्यास भी लिखे गए हैं जिनकी मूल चेतना प्रेमचंद के रचनादर्श से भिन्न रूमानी है, इसलिए उनका उल्लेख हम अलग स्वतंत्रतावादी उपन्यासों के अंतर्गत करेंगे। तो प्रेमचंद युग के जितने भी साहित्यकार थे, जितने भी उपन्यासकार थे और जितने भी उपन्यास इससे संबंधित थे, उनको हमने इस सेक्शन में कवर कर लिया है। कुछ प्रेमचंदोत्तर युग से संबंधित प्रश्न हैं, हम इस सेक्शन को अगले वीडियो में ही कवर करते हैं या इसी में कर लेते हैं। चलो हम इसी में कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रेमचंदोत्तर की कह सकते हैं निष्कर्ष रूप में, और जो इसे जोड़ने के लिए एक जो पैसेज है उससे संबंधित ये प्रश्न हैं। हमारा अगला टॉपिक प्रेमचंदोत्तर उपन्यास से संबंधित होने वाला है, तो उसके विषय में थोड़ा बहुत जो हम जान सकते हैं वो इस प्रश्न के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, प्रेमचंदोत्तर युग में उपन्यासों की कितनी समानांतर पीढ़ियाँ कार्य कर रही थी? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो प्रेमचंदोत्तर युग की अगर हम बात करें तो वहाँ उपन्यासकारों की 2 पीढ़ियाँ समानांतर कार्य कर रही थी। सही उत्तर क्या होगा? 2 पीढ़ियाँ वहाँ समानांतर कार्य कर रही थी। अगला प्रश्न है, पहली प्रेमचंदोत्तर पीढ़ी की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए प्रेमचंद युग में मानस संस्कार लेकिन युग प्रवाह के साथ परिवर्तन, ऑप्शन बी स्वतंत्रता के बाद प्रवेश, ऑप्शन सी प्रेमचंद की नकल, ऑप्शन डी पूर्णतः नई शैली। पहली यानी 2 प्रेमचंदोत्तर की 2 शैलियाँ थी, यानी रचनाकारों की 2 शैलियाँ थी। पहली प्रेमचंदोत्तर युग के जितने भी उपन्यासकार रहे हैं उनकी 2 धाराएं थी। पहली धारा या पहली पीढ़ी के वो रचनाकार थे जो प्रेमचंद युग में मानस संस्कार लेकिन युग प्रवाह के साथ परिवर्तन कर लिया और प्रेमचंद युग से आगे बढ़कर अपनी सीमा बना ली। तो ऐसे रचनाकार पहली पीढ़ी के अंतर्गत आएंगे। अगला प्रश्न है, दूसरी प्रेमचंदोत्तर पीढ़ी कब इस क्षेत्र में आई? ऑप्शन ए प्रेमचंद युग में, ऑप्शन बी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, ऑप्शन सी छायावाद के बाद, ऑप्शन डी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो प्रेमचंदोत्तर पीढ़ी जो दूसरी पीढ़ी है वह आई है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आई है और उपन्यास रचना की अनेक संभावनाओं की ओर संकेत कर रही है। तो अगर हम प्रेमचंदोत्तर युग को ये मान लेते हैं, इसकी 2 पीढ़ियाँ हैं। जो पहली पीढ़ी है वह प्रेमचंद युग में मानस संस्कार लेके युग प्रवाह के साथ परिवर्तन कर लिया और प्रेमचंद युग से आगे बढ़कर अपनी सीमा बना ली।
दूसरी पीढ़ी है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आई और उपन्यास रचना की अनेक संभावनाओं की ओर संकेत करने लगी। तो ऐसी पीढ़ी दूसरी पीढ़ी के अंतर्गत आएगी। तो ये जो एक सामान्य सी जानकारी है जो हमने प्रेमचंदोत्तर युग के विषय में जाना। आगे भी हम इसको और अधिक गहराई से समझेंगे जब हम प्रेमचंदोत्तर युग करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और प्रेमचंद युग जो है इस पुस्तक से वो हमने समाप्त कर लिया। ठीक है, प्रेमचंद युग समाप्त किया है, प्रेमचंदोत्तर युगीन नहीं। तो प्रेमचंद युग के जितने भी उपन्यास हैं और उपन्यासकार हैं उनको हमने देख लिया। अगला जो टॉपिक है वो प्रेमचंदोत्तर युगीन उपन्यास का है, जिसके अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है वह भी हम देख लेते हैं। प्रेमचंदोत्तर युगीन हिंदी उपन्यास की अगर हम बात करें तो इसमें कुल 8 सबसेक्शन हैं, जिसमें पहला सेक्शन है सामाजिक और मानवतावादी उपन्यास, दूसरा है स्वच्छंदतावादी उपन्यास, तीसरा है प्रकृतिवादी उपन्यास, चौथा है व्यक्तिवादी उपन्यास, पांचवा है मनोविश्लेषणवादी उपन्यास, छठा है सामाजिक यथार्थवादी या प्रगतिवादी उपन्यास, सातवां है ऐतिहासिक पौराणिक उपन्यास, आठवां है आंचलिक उपन्यास। तो ये कुल 8 उपन्यास में प्रेमचंदोत्तर युग को बांटा गया है और इसी पर आधारित हम उपन्यासकारों को भी देखेंगे और उनकी रचनाओं को भी देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियोस को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। और प्लेलिस्ट मैं ऐसी आई बटन में शेयर कर दूंगी। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं इस पुस्तक से तो उनको जाकर एक बार गो थ्रू कर लें। ठीक है।